हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। यहाँ पर होगा कोरोना के नए रूप से डरी दुनिया, और दूसरी न्यूज़ है कि इंदौर में बनेगा देश का पहला वेस्ट टू होगा यहाँ पर एनर्जी प्लांट। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए रूप स्ट्रेन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी नए स्ट्रेन की पुष्टि ने चिंता को और बढ़ा दिया है। कई देशों ने ब्रिटेन से अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन से उड़ान रोकने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, बुल्गारिया, द आयरिश रिपब्लिक, तुर्की, कनाडा, हांगकांग, ईरान, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, चिली, मॉस्को और कुवैत के नाम शामिल हैं। मॉस्को मोरक्को। अमेरिका में भी उड़ानें रोकने पर विचार की बात चल रही है। वायरस का यह नया स्वरूप पहले की तुलना में 70% ज़्यादा खतरनाक है। वायरस के नए स्वरूप में किस कदर भय है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल ने इंग्लैंड से लौटने वाले इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोक लगा दी है। उन्हें होटल में 10 दिन तक क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन से इनकार करने वालों को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब, कुवैत और ओमान ने जमीन, हवा और समुद्री सीमाओं को बंद करने के साथ ही सभी वाणिज्यिक उड़ानें 7 दिन के लिए रोक दी हैं। सऊदी अरब ने पिछले 3 महीनों के दौरान यूरोपीय देश से आए लोगों को तुरंत कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदौर में बनेगा देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी का वेस्ट टू एनर्जी अर्थात कचरे को ऊर्जा में तब्दील कर देने वाला प्लांट बनेगा। ट्रेचिंग ग्राउंड पर आने वाला ऐसा कचरा जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उसे प्लांट में कोयला बनाया जाएगा। यह कोल मध्य प्रदेश के खंडवा और आसपास के बिजली उत्पादन केंद्रों में जलाकर बिजली पैदा की जाएगी। 107 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले प्लांट में प्रतिदिन 500 टन सूखा कचरा निरस्त किया जाएगा। इससे प्रतिदिन 450 से 475 टन कोयला तैयार हो सकेगा। प्लांट निर्माण और संचालन का पूरा खर्च एनटीपीसी उठाएगा। इंदौर के बाद भोपाल और बनारस, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अभी देश में कहीं भी ऐसा प्लांट नहीं है। प्लांट निर्माण के लिए इंदौर नगर निगम एनटीपीसी को जमीन उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास पर चीन की सफाई। पाकिस्तानी वायुसेना के साथ चल रहे अपने संयुक्त युद्धाभ्यास का चीन ने बचाव किया है। चीन का कहना है कि यह युद्धाभ्यास किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और भारत को इसे निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में पाकिस्तान और चीनी वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। दिसंबर के दूसरे महीने में शुरू हुआ शाहीन 9 नामक युद्धाभ्यास इस महीने के आखिरी तक चलेगा। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग के हाल के पाकिस्तान दौरे के बाद यह युद्धाभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में, यहाँ मद में होगा 6,000 करोड़ रुपए जारी। और दूसरी न्यूज़ है नवंबर में $810 करोड़ का रिकॉर्ड एफपीआई निवेश। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसके साथ ही इस मद में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई अब तक की कुल रकम 48,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से 23 राज्यों के लिए 5,516.60 करोड़ और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 483.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर व पुडुचेरी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को जीएसटी सिस्टम में भी राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें क्षतिपूर्ति की जरूरत नहीं है। जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 1.10 लाख करोड़ राजस्व नुकसान का अनुमान है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक विशेष कर्ज सुविधा शुरू की थी।
इसके तहत राज्यों की ओर से केंद्र सरकार कर्ज लेकर उन्हें क्षतिपूर्ति के बराबर रकम मुहैया कराती है। इसकी किस्तें 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर और 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर को जारी की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, नवंबर में घरेलू पूंजी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के योगदान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में यह आंकड़ा 810 करोड़ डॉलर का रहा, जो कि पिछले 12 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। दिसंबर में भी निवेश की तेज गति बरकरार है और एफपीआई ने अब तक भारतीय बाजारों में 500 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया है। वैश्विक स्तर पर उभरते बाजारों में एफपीआई निवेश के लिहाज से भारत का स्थान शीर्ष पर है। सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एफपीआई के जरिए तेज निवेश में उलट घरेलू फंड्स ने जमकर निकासी की। नवंबर में यह आंकड़ा 200 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, चीन की नज़रों में खटकता भारत। एप्पल के उत्पाद बनाने वाली विस्ट्रॉन के संयंत्र में हुई हिंसा के पीछे चीनी हाथ को कोई और नहीं बल्कि उसकी सरकारी मीडिया ही सही साबित करने पर तुला है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड मैनेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, जनसंख्या को लेकर तलाशें मध्य मार्ग। लोकतंत्र में लोगों को सीमित परिवार के लिए विवश तो नहीं परंतु जागरूक अवश्य किया जा सकता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सारस्वत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, वायरस की नई चुनौती। जिस तरीके से ब्रिटेन में नया वायरस देखा गया है, अब उससे लड़ना विश्व के लिए नई चुनौती है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। गत 12 दिसंबर को कर्नाटक के कोलार स्थित विस्ट्रॉन के संयंत्र में हुई तोड़फोड़ ने पूरे देश को एक तगड़ा झटका दिया है। ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन भारत में एप्पल के उत्पाद बनाती है। शुरुआती दौर में इसे कंपनी श्रमिक विवाद के तौर पर प्रचारित किया गया कि कुछ कर्मचारियों की वेतन कटौती और कुछ अन्य मसलों पर नाराजगी ने हिंसा रूप ले लिया। यह तोड़फोड़ बहुत अप्रत्याशित और आम विरोध प्रदर्शन से काफ़ी अलग था, जिसमें कंपनी के कर्मियों के अलावा बाहर से लाए गए लोग भी शामिल थे। इसमें न केवल संयंत्र की मशीनरी को नुकसान पहुंचा बल्कि तैयार फोन भी लूट लिया गया। नुकसान के सही आकलन की सही तस्वीर आना अभी शेष है, लेकिन इसके कारण संयंत्र से फिलहाल उत्पादन रुक गया है। साथ ही विस्ट्रॉन के साथ एप्पल का अनुबंध भी खतरे में पड़ गया है। हालांकि विस्ट्रॉन को जल्द ही इस गतिरोध को दूर होने की उम्मीद है और इस दिशा में कंपनी ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक पुलिस की आरंभिक जांच में इस हिंसा के तार कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े लोगों और संगठनों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसमें वामपंथी विचारों से जुड़े ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और माकपा की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के नाम सामने आए हैं। कम्युनिस्टों से जुड़े ये संगठन अक्सर आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध पैदा करते हैं। एटक बीते कुछ वर्षों के दौरान देश में परिचालन कर रही जापानी कंपनियों मारुति सुजुकी और होंडा की फैक्ट्रियों में हड़ताल कराकर काम ठप करा चुकी हैं। उस कदम को भी चीन की सह पर जापानी उद्यमियों को हतोत्साहित करने वाली कवायद माना गया था। हैरानी की बात यह है कि भारत में तो चीन समर्थक कम्युनिस्ट नेता और संगठन श्रमिक अधिकारों के नाम पर उत्पादन ठप करने से लेकर हिंसा तक का सहारा लेते हैं, लेकिन चीन में श्रमिकों के भारी उत्पीड़न पर हमेशा से मौन रहे हैं। चीन और उसके सरकारी भोंपुओं के अलावा देश में मौजूदा उसके एजेंटों की असली टीस यही है कि एप्पल जैसी वैश्विक कंपनियों के उत्पादन अब बड़े पैमाने पर भारत में ही बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन छोड़कर भारत के प्रति बढ़ता आकर्षण भी उसे कचोट रहा है। ऐसे में भारत को चीन के साथ ही देश में सक्रिय उसके एजेंटों से भी सावधान रहना होगा। इसके लिए श्रमिकों की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं से भी सही तालमेल बैठाना होगा ताकि भविष्य में ऐसे संघर्ष ना हो। तभी हम उन उद्यमों के लिए आदर्श परिवेश बनाने और उन्हें संदेश देने में सक्षम होंगे कि भारत उनके लिए पूरी तरह उपयुक्त है। नेक्स्ट है, जनसंख्या को लेकर तलाशें मध्य मार्ग। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि परिवार नियोजन के लिए देश में लोगों को विवश नहीं किया जा सकता। केंद्र ने
इस उत्तर पर उन लोगों को निराशा हुई है जो एक लंबे अरसे से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों है, जबकि विगत कुछ वर्षों के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। दरअसल जनसंख्या के संतुलित आकार का सीधा संबंध देश के विकास से जुड़ा है। ऐसे में यह गंभीर चिंतन और मनन का विषय है कि भारत में जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए, जिससे सामाजिक आर्थिक उन्नति की तमाम बाधाएं पार की जा सकें। संसाधनों के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी चिंता का विषय है। जहां दक्षिण और पश्चिमी भारत में जन्म दर कम है, वहीं उत्तर व पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में अधिक है। सामान्य सा दिखने वाला यह क्षेत्र अंतर कई बार संघर्ष की स्थितियां को तब उत्पन्न कर देता है जब किसी क्षेत्र में कम विकास और अधिक जनसंख्या के चलते वहां के लोग उन राज्यों की ओर प्रवास कर जाते हैं। बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हम इंडोनेशिया का सुहार्तो मॉडल भी अपना सकते हैं। एक मुस्लिम देश होते हुए भी वहां की सरकार ने धर्मावलंबियों के विरोध के बावजूद जन जागरण की मुहिम चलाई। महिलाओं पर पैठ बनाकर उन्हें कम संतान के महत्व को बताने के लिए अथक प्रयास किए गए। इंडोनेशिया की सरकार ने नेशनल फैमिली प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया और उसमें इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुस्लिम समूह मोहम्मदियों को शामिल किया। सरकार ने अपने प्रचार प्रसार अभियान से दूर दराज के गांवों में जाकर घर घर गर्भ निरोधक गोलियां बांटी। नतीजन इंडोनेशिया में 1970 में प्रत्येक महिला के औसतन जहां 5-6 बच्चे होते थे, 2010 में वहां यह अनुपात 2.6 रह गया। इससे कोई दो राय नहीं है कि लोकतांत्रात्मक व्यवस्था में किसी को भी उसके परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए विवश करना उचित नहीं है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो लोग जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक पक्षों की अवहेलना कर रहे हैं उन्हें उनके कृत्यों के लिए सचेत न किया जाए। यह बात देश हित की हो तो यथोचित निर्णय आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है वायरस की नई चुनौती। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक अलग रूप ने जिस तेजी के साथ लोग को संक्रमित करना शुरू किया, उसके चलते वहां हड़कंप मचना और असर दुनिया भर में नजर आना स्वाभाविक है। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए रूप से चिंता इसलिए और अधिक बढ़ गई है क्योंकि फिलहाल उसकी रोकथाम का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के नए रूप के सक्रिय होने की सूचना मिलते ही एक बार देश ने वहां एक के बाद एक उड़ानें रोक दी हैं। भारत सरकार ने भी यही फैसला किया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह बिल्कुल सही फैसला है। उचित तो यह होगा कि बीते कुछ दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। इसके अतिरिक्त डेनमार्क, नीदरलैंड आदि यूरोपीय देशों से आने वालों की सेहत का भी गहन परीक्षण किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जिस नए रूप ने सिर उठा लिया है वह इन देशों में भी पहुंच गया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, मोटेरा में आमने सामने होंगे गांगुली और शाह। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुरुवार को होने वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम सभा से एक दिन पहले गुरुवार को ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और विजय शाह आमने सामने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को बीसीसीआई सदस्यों के बीच में एक क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में गांगुली और शाह अपनी अपनी टीमों की कप्तानी करेंगे। यह इस नए नवेले स्टेडियम का पहला मुकाबला होगा। तो ये आज का 22 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।